जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स यानी पॉलिटी क्लास 6 का। ये हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है और इसमें हम बात करेंगे। इसका दूसरा चैप्टर हमारा है विविधता। विविधता एवं भेदभाव। विविधता एवं भेदभाव। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल मिस मत करिएगा, कंप्लीट देखिएगा और फाइनल और अंतिम तक कि आपको पूरा समझ में कंप्लीट समझ में आ जाएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कि कैस। तो आइए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अपना ये चैप्टर दूसरा नंबर है। तो आइए कुछ ऊपर एग्जाम्पल लिखा उसको पहले पढ़ते हैं, फिर नीचे हम बात करते हैं। पिछली पार्ट में अपने विविधता के बारे में पढ़ा। इसके पहले हम इसके हमारे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर एक बार जरूर देखिए देखिएगा। तो ये अच्छे से समझ में आएगा। कई बार जो जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें गतिविधियों में या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम यह असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो इस बात में हम यह समझने की कोशिश करेंगे ऐसा अनुभव हमारे समाज में हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है ये हम जानने का इसमें प्रयास करेंगे कि इसमें क्या बात हुई है। यानी इसका क्वेश्चन का सवाल का मतलब ही यही है। यदि आप मान लीजिए आपकी शक्ल सूरत या जो भी थोड़ा खराब दिखती है तो आपके पास लोग व्यवहार दूसरे दूसरे तरह का बिहेव करते हैं। आपको क्लास में अपने आप पास बैठने नहीं देंगे और अपने खेल में शामिल नहीं करेंगे और अपने आसपास में बैठने नहीं देंगे। तो उसी को आज हम समझ उसी का ये क्वेश्चन है। तो हम इसको बारीकी से समझते हैं। अगला क्या है? हम क्या हैं और हम कैसे हैं? यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे हैं और हम क्या हैं। तो ये निर्भर करता है हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब पर इन सब पर रहने इन सब हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आपने संक्षेप में यह निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे तो यह अंदाजा लग जाए लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। आप संक्षेप में बात करें तो यह लग ही जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। ये पॉइंट आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। भारत में आठ उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी उसको मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषा बोली जाती है भारत देश में? 1600 वर्ड 16 एक पॉइंट नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बोली जाती हैं। जो लोग जो लोग जो लोगों की मातृभाषाएं मातृभाषाएं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यानी जो डांस किए जाते हैं 100 से ज्यादा किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनने और हमारी तरह सोचते हैं। कभी 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 जब हम ऐसे लोग मिलते हैं तो हम में से बहुत बहुत भिन्न भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई कई बार हम समझते हैं कि पत, पाते या समझ नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों लोग हैं। आपने अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। तो ये है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आज ये जो बॉक्स में दिया इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। उन कथनों को देखिए। हम
आपको ग्रामीण एवं शहरों लोगों के बारे में सही सही लोग, इसकी हम बात कर रहे हैं, पहले इसकी करेंगे। सही लोग, सही 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 लोग के बारे में सही लगे जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है, यानी पूर्वाग्रह यानी कि पहले उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या दूसरों के लोगों के दिमाग में यह पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रह को आपने अपने आपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ग्रामीण के बारे में, आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। सही, आप जो भी आपके हिसाब से लगे, सही बात भी है। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेत में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ये भी सही है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने की बाध्य होते हैं। सही है। शहरी लोग, शहरी, ये तो हमारा था ग्रामीण। अब शहरी वाला देख लेते हैं क्या है, आप टिक कर लीजिए जो भी है। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़ते हुए और आलसी होते हैं, ऐसा नहीं होता फिलहाल। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए आने जाने में खर्च होता है। तो ये हमारा बॉक्स था। आपके अनुसार जो भी है उसको सही पर टिक कर लीजिए। आगे देखते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों के अज्ञानी की तरह दिखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोर कर खाने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह कहलाता है। यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि किसी के बारे में जब हम, नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप, जब किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह रूप में बना लेते हैं। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया लोगों को आलसी एवं कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। यानी पहले पहले से किसी के बारे में क्यों पूर्वाग्रह कर लेंगे कि वह आलसी आलसी या गैर आलसी जो भी है। आगे देखते हैं। जब हम यह लग सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है, यानी कि यह जब हम यह सोचने लगते हैं किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचें, अगर आप अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम यह अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ये बात बिल्कुल बात सही है। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी की रंग, जिस क्षेत्र में से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। तो ये हमारा, आगे देखते हैं दोस्तों। लड़का और लड़की में भेदभाव, हमारा क्या अगला है, हेडिंग हमारी है लड़का और लड़की में भेदभाव। लड़का और लड़की में भेदभाव, तो इसमें क्या है, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह भेदभाव किया जाता है।
हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या एक लड़की का होने का अर्थ है होने का अर्थ क्या होता है? आप आपस आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़की हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई क्या है। ये बॉक्स दिया है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में तालिका है जो भी है, उत्तर के कारण पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील होते हैं। उनका बात करने का तरीका बड़ा और सौम्य और मधुर होता है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। जो भी है इसमें टिक करने हैं, उद्यमी होते, खेल में निपुण होते हैं। लोग तरह तरह बातें बनाते हैं। देखो क्या लिखा है। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी इसकी बात हो रही है ये। मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तो इसकी जगह तुम होते तो क्या सोचते? वही आगे है। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसी इसलिए कि वो मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तुम्हारे तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से छिन जाना चाहती हूँ। ऊपर के चित्रों में बच्चों के ऊपर के चित्रों में बच्चों हैं। उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। उस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे खास खास जरूरतों वाले बच्चे हैं। खास जरूरत वाले बच्चे हैं। उनके बारे में लोग पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं, और ये इस चर्चा कीजिए। अपनी राय एक खास क्या खास है जरूरतों के वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए, उसके लिए अलग स्कूल स्कूल होने चाहिए। अपने जवाब को पश्चिम में तर्क दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर इस कथन को लें लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़का और लड़कों पुरुष के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में बचपन में जब लड़कों को गिर चोट पर गिर को गिर चो जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता एवं परिवार को अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रोवो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे को बड़े हो जाते हैं तो वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। ये वाला पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोना का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं, अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। यानी आप बड़े हो गए, आप रोएंगे, दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे जी। इसका यहाँ से कहने का मतलब यही है।
तो ये बॉक्स है, इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उसके अनुसार ही होना चाहिए। हमारा विश्वास उसके अनुसार ही होना चाहिए। इन सभी लड़कों लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, यानी बहुत पुरानी धारणाएं बनाना। तो जब हम सभी लोगों को यह छवि एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। एक ही धारणा में जब, ये पॉइंट आप भी नोट डाउन भी कर सकते हैं। कहते हैं कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस कह देते हैं। यानी किसके आधार पर कह देते हैं कंजूस? ये पॉइंट नोट डाउन कर ले। कई कई किसी, ये आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं, तो दक्षताएं जो दूसरों से अलग है। यानी कि मान लीजिए कोई देश है, तो उसको हम देश के आधार पर समझेंगे कि या तो कंजूस होगा या तो अपराधी होगा। जैसे पाकिस्तान की बात कर देंगे तो अपराधी है, बेवकूफ। लेकिन पाकिस्तान में सभी अपराधी नहीं है, ये भी बात सही है। बेवकूफ, मान लीजिए कोई पाकिस्तान में बेवकूफ है, लेकिन सभी बेवकूफ भी नहीं है। तो यानी कि किसी के बारे में, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति खराब है, तो उसको हम, तो उस देश के बारे में सबको उसी में वो कर लेना अच्छी बात नहीं है। तो ही इस पॉइंट का मतलब है। देखते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। रूढ़िबद्ध यानी बहुत पुरानी सोचें, एक ही प्रकार की सोच। तो वही लिखा है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं को असर हम सब पर पड़ता है। कई बार धारणा हम ऐसे काम करने में रोक देती हैं। आगे देखते हैं, असमानता एवं भेदभाव। अगला हमारी हेडिंग क्या है? असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यानी कि भेदभाव दो ही तरीके, पूर्वाग्रह यानी किसी के व्यक्ति के बारे में पहले ही अपनी धारणा बना लें कि ये तो खराब ही होगा। रूढ़िबद्ध धाराओं, रूढ़िबद्ध मतलब बहुत पुरानी सोच वाले हैं, बहुत 1990 के दशक, 80 के दशक वाले सोच वाले लोग उसमें आते हैं, के आधार पर हम व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल की जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब है इसका मतलब इसका सिंपल से इसका भेदभाव का मतलब है, जब हम आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ खास नौकरी में रोक देते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते हैं,
दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास चाय नहीं पीने देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछली पाठ में समीर समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। विविधता एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं पर रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। यानी कि हम कैसे समझ जाएंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मान लीजिए किसी खास नौकरी में रोका जाता है, मोहल्ले में नहीं रहने दिया जाता है, पानी नहीं पीने दिया जाता है, या किसी मान लीजिए कोई चाय पिलाने आ रहा है तो आपकी गिलास दूसरी टाइप में उसकी दूसरी, तो हम समझ जाएंगे हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो भेदभाव कई कारणों से हो सकता है, तो समझते हैं। तो उनका समीर दल भी बन सकता, ऐसा तब होता है जब लोग विभिन्न प्रथाओं और रीति रिवाजों को दोनों दोनों समीर एक और अंतर उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू है। यानी गरीब भी होंगे तभी लोग भेदभाव करेंगे। नहीं, हो सकता यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने का अपने खाने कपड़े घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। यानी तब भी लोग उनका उसका शिकार हो जाते हैं, असमानता का नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों अस्पतालों स्कूल आदि में साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इसका तो एक तो इस कारण कि वे इस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है, जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके साथ पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। यानी मान लीजिए इसका मतलब कहने का मतलब ये है, यदि वो यानी मान लीजिए वो धर्म मान लीजिए किसी ऐसे धर्म से है जो धर्म को इतना मूल्य नहीं दिया जाता, इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, और उसके बावजूद उसके पास पैसे भी नहीं है, तब भी उसके साथ भेदभाव होता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातियां लोग, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। आइए देखते हैं, वही इसमें है। आइए हम एक बॉक्स में दिए गए इसको अध्ययन करते हैं क्या है। दलित बस दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। यानी दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। और दलित से अच्छा शब्द है अछूत शब्द का अच्छा अच्छा शब्द दलित। सामाजिक पूर्वाग्रह में भेदभाव ने दलितों को दबा कर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जात में रखती है। बहुत अच्छा पॉइंट, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट को वेरी बोरी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं रूढ़िबद्ध धाराओं से भेद रूढ़िबद्ध धाराओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं इसको। भारत के एक महान नेता भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जात व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1991 में हुआ था, जब वे केवल 1900 1901 में हुआ था, सॉरी 1901 में हुआ था, जब ज- जब वे ये केवल 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ
अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। भाइयों के साथ मिलने गए थे 1901 में। बड़ी देर हमने इंतजार देखते हैं क्या है वो। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि हम यहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था। बहुत अच्छी स्टोरी है, मन कायदे से ध्यान से पढ़िए, समझिए इसको। पहुंच कोई नहीं पहुंचा और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों पर बोली बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसे कि हिंदुओं में होता ही है होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि कौन है। बिना एक भी पल सोचे मेरे मुंह से निकल गया, हम महार हैं। महार। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना है उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी नहीं आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की खुद की ये स्टोरी है। तो बढ़िया, भाई इंटरेस्टिंग तरीके से है। भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बॉक्स दिया, इसको पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में परिवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जब जो सबको समान निगोह से देखे। जीवन में आगे चलकर बहुत उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। 1800 1891 1856। 1891 1856। 1891 से 1856, 1956। आगे देखते हैं। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, ये देखते हैं। या तैयार थे।
यात्रा शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले लिया। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए, तो तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर बैलगाड़ी मिल जाती तो हमें कोरेगांव जाते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। तो वहाँ वहाँ किराए पर बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम माहिर हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वहाँ अछूत तुअर की सवारी को ले जाने अपने आप को गंदा नहीं अपने आप को गंदा नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात बात पैसे की से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवान से मिलने मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीच खंड 12 संपादन मसंत मुंबई शिक्षा विभाग महाराष्ट्र। कल्पना करके देखिए यह कितना मुश्किल होगा होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने दिया जाए, या कितना जाने जाने ना दिया जाए, या कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा। अगर लोग आपसे दूर दूर तरह आपको छूने से मना करें, आपको पानी पीने दें, कि पानी ना पीने दें। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहारों के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातियों लोगों, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों से संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की सुरक्षा पुरुषों के पास। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सुन सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार। वैसे उन्हें उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे बाद में सभी लोगों को बराबर समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाता है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है, और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा
संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है, सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली है कि डाली थी कि वह गरीबों कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उससे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का कारक है। समानता का कारक है महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें उन, उन्होंने कहा कि कोई एक ही भाषा, धर्म, त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्म को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को बराबर मानेगी, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे अपनी एकता के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरों को इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। तो ये हमारा आज का था चैप्टर। तो हमने देखा निम्नलिखित को। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक कि आप पढ़ पढ़ लिए हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि वाकई में आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, जो कि अबाउट सेक्शन में उसका लिंक दिया गया है। और उसको ज्वाइन करके हमको मैसेज कर दीजिएगा, आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा ये। और तब तक के लिए मिलते हैं इसी के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।